So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. I'm really sorry. सबसे पहले कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से ऐसा हुआ कि जो ये वीडियो थी वो नहीं आ पाई एंड आई एम रियली सॉरी अगेन. सो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट. मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 12 बजे से पहले एंड द टाइम यू कैन सी 9 बजने वाले हैं और मैं 12 बजे से पहले कहीं ना कहीं इसको 11 बजे से पहले अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा और हम इस तरीके से समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे, क्विकली समझेंगे, बट आपका रिवीजन जो है वो कहीं ना कहीं मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज़रूर करा दूंगा. इतना तो करवा दूंगा कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के और थोड़ा बहुत इस वीडियो के हेल्प से आप आसानी से अच्छे मार्क्स ले आओ. और ट्रस्ट में अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी बहुत टाइम है. यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो और उसके बाद आप खुद थोड़ा बहुत स्टडी करके पर्सनल स्टडी सेल्फ स्टडी करके यू कैन बेसिकली स्कोर maybe more than even 50 60 or even more than 70 as well. बस आपको ये याद रखना है कि छोड़ना कुछ भी नहीं है. कुछ भी रिलेटेड आपको दिख जाए किसी भी यूनिट में कोई भी टॉपिक उससे रिलेटेड, जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल यूनिट 1 इज ऑल अबाउट फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923. सो यूनिट 1 से और कोई भी टॉपिक आ जाए जो आपको नहीं भी आता है, जस्ट राइट अबाउट फैक्ट्री एक्ट, जस्ट राइट अबाउट वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, दैट स्मार्टली यू हैव टू वर्क. यूनिट 2 इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड ऑल मिनिमम वेजेस. तो कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आता है यूनिट 2 में, जस्ट राइट अबाउट दैट. बट छोड़ना कुछ नहीं है, जो आता है वो लिख के आओ और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आसानी से हो जाएगा. Let's start today's lecture. We're going to talk about basically economics and industrial law subject. Okay, let's start quickly. Let's start. The name of the subject is economics and industrial law. प्लीज़ नेवर माइंड माई राइटिंग. मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा तो और राइटिंग जो तो थोड़ी है वो ऐसा आपको लग सकता है कि थोड़ी सी बिगड़ रही है, बट जल्दी जल्दी की वजह से भी ऐसा है कि क्योंकि क्विकली आपको चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करनी है. लेट मी क्विकली गिव यू अ प्री कैप. हम सारे टॉपिक को डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू हर यूनिट में क्या क्या है, ताकि आपको पहले से इस बारे में पूरी क्लैरिटी हो जाए. ओके, सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कि हर यूनिट में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 में क्या क्या है. एक सेकंड रुकना आप, बस मैं माइक थोड़ा सा अरेंज कर लूं. आई होप आपको आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं साफ आ रही होगी. जो सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं तेज़ भी बोल रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको आसानी से चीज़ें सुनाई दे. यूनिट 1 की हम बात करते हैं सबसे पहले. यूनिट 1 दोस्तों, इंपॉर्टेंट अगर देखें तो इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्री एक्ट 1948. मैं बोल भी रहा हूं इसीलिए कि अगर आप नोट कर रहे हो, उनमें आपके हाथों में इस समय पेन होना चाहिए और एक कॉपी होनी चाहिए और आप मेरे साथ चीजों को नोट करो. तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में फैक्ट्री एक्ट 1948, याद रखना फैक्ट्री एक्ट 1948 है और कहीं ना कहीं वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है. ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी यूनिट 1 में. एक देखने को मिलेगा आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 और एक आपको देखने को मिलेगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट. अब फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है, ध्यान से समझना, फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है, इट बेसिकली फोकसेस ऑन फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स. तो जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा समझा रहा हूं, उन वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में हम बात करते हैं, उन वर्कर्स की हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, उन वर्कर्स की वेलफेयर के बारे में बात करते हैं. तो फैक्ट्री एक्ट 1948 इज ऑल अबाउट वर्कर्स. वर्कर्स की, ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ और उनके वेलफेयर की हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 में. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं, लेट मी जस्ट रब इट, ये टी क्यों आ गया है यहाँ पर. किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ और उनके वेलफेयर की.
हम देखते हैं, इंश्योर करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड प्रोविजंस बनाते हैं कि उनके वर्किंग आवर्स, उनके लिए क्लीनलीनेस हो प्रॉपर, वर्किंग आवर्स प्री डिसाइडेड हो, सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर लिए जा रहे हो, और उनके रेस्ट का भी प्रोविजन हो, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट फैक्ट्री एक्ट 1948. We're going to talk about it in detail, but right now I'll just glimpse of whatever what is there in Factory Act 1948. Then we have Workmen Compensation Act. वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट जो है ये 1923 का है. मेरे साथ बोलो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट इज ऑफ 1923, whereas फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री या फैक्ट्री एक्ट इज ऑफ 1948. सो फैक्ट्री एक्ट किसका है? 1948 का. वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट क्या है? 1923. मेरे साथ बोलोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी. वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 में दोस्तों हम बात करते हैं, नाम से ही क्लियर है, वर्कर्स के कॉम्पनसेशन के बारे में हम बात करते हैं. हम बात करते हैं कॉम्पनसेशन की, वर्कर्स को दिए जाने वाले पैसे की, वेजेस की. कब? इन कंडीशंस ऑफ कंटिंजेंसीज. लेट सपोज वो इंजर्ड हो गए ड्यूरिंग द जॉब, या डिसेबल हो गए वाइल ऑन द जॉब. सो ऐसे समय वी हैव टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू वर्कर्स. सो उसी बारे में आपकी वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है. सो इट कवर्स ऑल दोज थिंग्स. इट कवर्स इंजरी ड्यूरिंग द वर्क, इट कवर्स डेथ ड्यूरिंग द वर्क, इट कवर्स डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द वर्क. और इन तीनों से ही रिलेटेड अगर वर्क प्लेस में ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सो विल हैव टू गिव सम कॉम्पनसेशन. उसके बारे में ये है. और इसमें एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई 2009 में. 2009 में इसमें एक लेटेस्ट क्या हुई है? अमेंडमेंट हुई है. ठीक है, तो 2009 में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है, जिसमें कॉम्पनसेशन का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट भी किया गया है. क्या कैलकुलेट किया गया है? अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, कि कितना कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इंजरी, या इन केस जो वर्कर है वो डिसेबल हो गया है. दैट्स ऑल अबाउट यूनिट 1. आगे चलते हैं, बात करते हैं यूनिट 2 की. यूनिट 2 में अगर हम देखें तो यूनिट 2 इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. सो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, जो कि है 1947 का. तो ये भी जो है ये 1947 का है. 1948 का क्या था? फैक्ट्री एक्ट. फैक्ट्री एक्ट 1948, और उससे एक साल पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. और वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट तो 1923 में ही बना दिया गया, जिसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुई? 2009 में. आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं. एक और है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो भी 1948 का है. तो 1948 का फैक्ट्री भी हो गया, 1948 का मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, और 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक साल पहले फैक्ट्री एक्ट के, और 1923 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट. आई होप आपको चीजें अब याद हो रही होंगी. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये डिस्प्यूट सॉल्व करता है. किन के बीच में? बिटवीन वर्कर्स एंड इंप्लॉयर्स. जो भी मालिक है और वर्कर है उनके बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वी हैव दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. सो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं, इंक्लूडिंग प्रोसीजर्स कि किस तरीके से हम डिस्प्यूट्स को हैंडल करें. डिस्प्यूट होगा तो वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं, लॉकआउट्स कर देते हैं, किस तरीके से हम उसको हैंडल करें. ठीक है, सो इसमें प्रोसीजर्स भी बताए गए हैं. इन प्रोविजंस में काफी जो है कहीं काफी हद तक प्रोसीजर्स बताए गए हैं. किसके बारे में? फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट्स सॉरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जैसे कि स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सारी चीजें. ठीक है, तो इसमें कई सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, जिसमें बेसिकली आपके प्रोसीजर्स हैं.
फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। दूसरी यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट चीज है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट 2 की, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसमें बात की गई है, नाम से क्लियर है, मिनिमम वेजेस कहीं ना कहीं डिसाइड कर दिया जाता है कि इतना कम से कम पैसा जो है वो वर्कर्स को दिया जाना चाहिए। तो ये एक्ट इंश्योर करता है दैट वर्कर्स मस्ट पे, या एम्प्लॉयर्स मस्ट पे द वर्कर्स अ मिनिमम वेज। सो यहां पर हम वेजेस को डिफाइन करते हैं, हम प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से हमें वेजेस को फिक्स करना है, और एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन देखते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन यूनिट 2। ऑल्सो हम अथॉरिटीज और रेमेडीज भी पढ़ते हैं फॉर द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वेज पेमेंट्स। बात करते हैं तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट मोटा मोटा इट्स ऑल अबाउट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो कि है 1948 का। तो तीसरी यूनिट जो है, दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जिसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना वर्कर्स को इन केस वो सिक हो जाते हैं या मैटरनिटी पे होते हैं या इंजरी या डेथ। तो उस केस में प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, दैट्स व्हाट एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इज ऑल अबाउट। सो ये जो ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, एक कॉरपोरेशन बनाई गई है जो कि हैंडल करती है क्लेम्स और जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिलेटेड टू इंश्योरेंस विच आर गिवन टू दीज वर्कर्स। और इसमें भी एक 2010 का अमेंडमेंट है। कौन सा अमेंडमेंट है? 2010 का अमेंडमेंट है। और उस 2010 के अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं टू द स्कीम टू मेक इट मोर इफेक्टिव फॉर एम्प्लॉइज। देन हम बात करते हैं चौथी यूनिट की। चौथी यूनिट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट विच इज ऑफ 1952। सो चौथी यूनिट जो है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के बारे में है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ जिसे हम कहते हैं, ये इंश्योर करता है कि भाई वर्कर्स के लिए पैसा जो है वो सेव हो एट द टाइम व्हेन दे आर वर्किंग और उनको सैलरी मिल रही हो थ्रू प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो कि उनको पेंशन के टाइम पे मिले, जो कि उनको रिटायरमेंट के बाद में मिले। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है इट इंश्योर्स दैट वर्कर्स सेव मनी फॉर फ्यूचर थ्रू दीज प्रोविडेंट फंड स्कीम्स। एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज दोनों ही कहीं ना कहीं, आप जब जॉब करोगे ना तो आपका पीएफ कटेगा। एक पीएफ कटता है आपसे, एक पीएफ जो कटता है वो आपकी सैलरी से पहले ही कट जाता है, जो एम्प्लॉयर के द्वारा काट दिया जाता है। और एक होता है जो आपकी सैलरी से कटेगा, एक पहले ही कट जाता है और एक आपकी सैलरी से कटता है। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक होता है जो कंपनी आपको प्रोविडेंट फंड के लिए देती है, और एक आपकी सैलरी से कटता है, तो वो आपके प्रोविडेंट फंड में जाता है, वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, या एज ए पेंशन स्कीम मिलेगा, या 5 साल के बाद मिलेगा। आई थिंक वो ग्रेजुएटी होती है, सॉरी। सो बेसिकली इट कवर्स पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस एंड रिकवरी ऑफ फंड्स। वो सब आपका पीएफ वगैरह प्रोविडेंट फंड में आता है, और वो पीएफ आप निकाल भी सकते हो, आपको पता चलेगा जब व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क। ठीक है, ग्रेचुइटी इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है ये 1952 का है, सबसे पहले ये ध्यान रखना। और ये इंश्योर करता है कि जो वर्कर्स हैं दे कैन सेव मनी फॉर फ्यूचर थ्रू दिस प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो इसमें होता क्या है, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज बोथ कंट्रीब्यूट टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर यानी कि जो कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आप गूगल पे काम कर रहे हो, तो गूगल में अगर आप काम कर रहे हो या आप हो और आप गूगल पे काम कर रहे हो, आपकी सैलरी है लेट्स सपोज आप मान लो कमा रहे हो 1 लाख पर मंथ, और इस 1 लाख में लेट्स सपोज 10,000 जो है वो आपका पीएफ आपकी सैलरी से कट जाता है। ठीक है, और 10,000 जो है लेट्स सपोज वो कंपनी आपको एज अ पीएफ दे रही है, तो 20,000 रुपए हर महीने आपका क्या कट रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपका पीएफ कट रहा है, जो कि आप
आपके फ्यूचर के लिए बेसिकली, जो कि आपकी पेंशन स्कीम को कवर कर रहा है, आपके इंश्योरेंस को कवर कर रहा है और आपके पीएफ में एक्यूमुलेट हो रहा है, विच यू कैन डेफिनेटली apply for, and you can get the money as well, as per some conditions, of course. And then we have the last, which is unit 5. And in unit 5 we are talking about gratuity only. So payment of gratuity act 1972. आप हो ये, और आप गूगल पे काम कर रहे हो, गूगल पे काम करके आपको 5 साल हो गए। किसी कंपनी में जब आप 5 साल तक काम करते हो, जब 5 साल आपको हो जाते हैं काम करते हुए किसी कंपनी में, तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, एंड दैट इज योर ग्रेजुइटी, दैट इज योर ग्रेजुइटी। सो पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट जो है 1972 का, ये इंश्योर करता है कि जो वर्कर्स हैं, दे दे रिसीव अ ग्रेजुइटी, a lump sum payment when they retire or leave, after completing a certain period of service. So once they leave, and that certain period, that minimum period of time is 5 years. तो minimum to minimum अगर आप एक कंपनी के में 5 साल दे देते हो, यानी कि आप जो है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुइटी के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे. So you are going to be applicable for this gratuity, this minimum amount, which is to be paid to you when you retire or maybe leave after completing a certain period of service. That minimum period again is 5 years. You have to give that time. So conditions for payment and forfeiture. Let's suppose अगर employee जो है वो fire कर दिया जाता है for misconduct, so they might lose the gratuity as well. So we also talk about these conditions. And in the 5th unit, we are also talking about IBS law and arbitration. IBS law basically जो है ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है. इसका फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. और ये डील करती है, नाम से क्लियर है, विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी सिचुएशन फॉर कंपनीज की कंपनी उस केस में जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए, उस केस में ये आईबीएस लॉ में कुछ प्रोविजंस या कंडीशंस बनाई गई हैं. क्लियर प्रोसेस जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी एंड रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज इन डेट. आर्बिट्रेशन जो होता है, इट इज अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट. आर्बिट्रेशन का मतलब है कि आप इश्यूज को सॉल्व कर रहे हो, यू ट्राइंग टू सॉल्व द इश्यूज बट यू आर डूइंग इट आउटसाइड द कोर्ट. So if you're trying to solve the issues, if you're trying to resolve the issues outside the court, अगर आप इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करो बट कोर्ट के बाहर, then that is going to be your arbitration. ठीक है, रिजॉल्व इश्यूज आउटसाइड द कोर्ट. सो इसमें एक बेसिकली एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है ज्यादातर, जिसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, जो कि सॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को. सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर है. सो इस सब्जेक्ट का अगर आप नाम देखो तो इस सब्जेक्ट का क्या नाम है? इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल लॉ. यही तो नाम है सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल लॉ. जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो हम इस बात पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी वर्क करती है. हम वहां पर सप्लाई, डिमांड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इन सारी चीजों की बात करते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लॉ की, तो ये फोकस करती है ऑन बेसिकली ऑन वर्कर्स, उनके राइट्स के बारे में ये फोकस करती है कि किस तरीके से हमें वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है व्हेन दे आर वर्किंग इन द वर्क प्लेस. किस तरीके से हमें उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है, वेजेस इंश्योर करने, इंश्योरेंस कवर करना है, रिटायरमेंट बेनिफिट कहीं कहीं ना कहीं कवर करने हैं. तो बेसिकली ये जो पूरा सब्जेक्ट है, economics and industrial law, and basically these laws, these make sure कि जो वर्कर्स हैं दे आर ट्रीटेड फेयरली, और एम्प्लॉयर्स जो हैं
ये कुछ सेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे ताकि किसी भी तरीके से ये जो काम करने वाले वर्कर्स हैं इनका शोषण ना हो, एक बैलेंस्ड वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो. दैट्स ऑल दिस सब्जेक्ट इज अबाउट. सो लेट्स क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल सब्जेक्ट अगेन. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये जितनी भी यूनिट है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन मोर डिटेल नाउ. सम अप मैंने आपको दे दिया, तो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट ऑल द टॉपिक्स. और अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप बहुत तेजी में, अब तरीका यही है, अगर मैं सब कुछ लिखूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा. तो मैं चाहता हूं कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ कुछ चीजें मैं यहां लिखूंगा, बट जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपको वो नोट करना है. मैं ओरली बोलूंगा. चलते हैं हम उस क्लास में, यानी कि याद करो 9th 10th में टीचर रिपीट करता था, बोलता था, आप लिखते थे उसे. जस्ट राइट दीज थिंग्स डाउन. टाइम हमारे पास कम है, सुबह इन चीजों को आपको रिवाइज करना है एंड यू विल बी गुड टू गो. जो मैं बोल रहा हूं अभी 7/7 मेरे लिखो, 1.5 में लिखो, 1.25 में लिखो, आई डोंट केयर जिस स्पीड में लिख रहे हो, बट जो भी मैं बोल रहा हूं लिखो हेडिंग के साथ, क्योंकि मैं अगर लिखूंगा यहां पर तो वीडियो खामखा लंबी होगी. सो द ओनली वे इज कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिखो. चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की ओर, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज फैक्ट्री एक्ट 1948. सब कुछ हम आराम आराम से समझेंगे, पर एट द सेम टाइम आपको चीजें नोट करनी है. फैक्ट्री एक्ट 1948. सबसे पहले मुझे आप बताओ, फैक्ट्री एक्ट 1948 हमने अभी समझ पढ़ा है. फैक्ट्री एक्ट 1948 इज ऑल अबाउट फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स, उन वर्कर्स की सेफ्टी, उन वर्कर्स की हेल्थ, उन वर्कर्स का वेलफेयर. सो सिंपल भाषा में आपको लिखना है, दिस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट 1948 was made to ensure the safety, health and welfare of workers in factories. तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में क्या बनाए गए? फैक्ट्री एक्ट 1948 में रूल्स बनाए गए हैं, एक रूल्स सेट किए गए हैं टू प्रिवेंट बेसिकली व्हाट, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स का किसी भी तरीके से बुरा ना हो जाए. कल को उनके साथ कुछ हादसा हो जाए तो क्या होना चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ काम हो रहा है कि नहीं. कल को जिस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं उनको कुछ बीमारी लग गई तो क्या होगा, तो उनके हेल्थ के लिए कुछ प्रोविजंस है कि नहीं, उनके वेलफेयर के लिए क्या है, उनके इंश्योरेंस उनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल को कुछ 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 हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए भाई, डिसेबिलिटी हो जाए, उनको कुछ कवर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा. फैक्ट्री एक्ट 1948 is all about that. It is all about ensuring the safety, the health, the welfare of workers who are working in the society. Set rules हैं to prevent exploitation and to create better working conditions. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला, जस्ट राइट इट डाउन दीज थिंग्स क्विकली मेरे साथ, ठीक है. फ्लो चार्ट में ही लिख लो और यही आपको शब्दों में कहीं ना कहीं बना के लिख देना है. फैक्ट्री, अगर आपसे पूछे कि फैक्ट्री होता क्या है, फैक्ट्री, व्हाट इज फैक्ट्री, सो व्हाट इज फैक्ट्री, आप क्या बोलोगे, फैक्ट्री क्या है. फैक्ट्री एज पर द एक्ट अगर हम बोले फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री इज अ प्लेस, ये एक जगह है जहां पर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पावर, which can be machine. So a place where 10 or more workers work with the help of power, and that power is nothing but machine. या हम कह सकते हैं, तो या तो ये कह दो कि वही फैक्ट्री क्या है, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स जहां पर काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पावर, दैट इज मशीन. या 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स जहां पर काम कर रहे हो विदाउट पावर एंड वर्क इज डन फॉर मैन्युफैक्चरिंग. So that can also be the place called as factory, where 20 or more workers work without power and work is done for manufacturing. So both can be 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स विद द हेल्प ऑफ पावर काम कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, पावर नहीं है, मशीन सही है. ऐसी भी फैक्ट्रीज होती है जहां पर मशीन नहीं होती, सिर्फ लोग हाथों से काम कर रहे हैं, या ऐसा कुछ काम है जो खुद कर रहे हैं, वो मशीन की जरूरत ही नहीं है. सो इधर प्लेस में वो जगह जो है वो फैक्ट्री कहलाती है, वो जगह जहां 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स या तो पावर के साथ काम कर रहे हैं या 20 या 20 से ज्यादा लोग विदाउट पावर काम कर रहे हैं. सबसे पहले ये डेफिनेशन रखी गई है फैक्ट्री की. अब फैक्ट्री एक्ट के अंदर कुछ मेन प्रोविजंस हैं और उन मेन प्रोविजंस को हमें
हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है. आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट दीज प्रोविजंस एंड यू हैव टू राइट डाउन क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं. सो अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे इसी में, मेन प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948. 1948 फैक्ट्री एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं. सबसे पहला जो प्रोविजन है वो हेल्थ से रिलेटेड है, जिसके बारे में बताया गया है सेक्शन 11 से 20 तक. हेल्थ के लिए बताया गया सेक्शन 11 से 20 तक. जल्दी से लिखो हेल्थ में पॉइंट. पहला, फैक्ट्री मस्ट बी क्लीन. पहला क्या है कि फैक्ट्री क्लीन होनी चाहिए. फैक्ट्री मस्ट बी क्लीन. हेल्थ के लिए तो यही भाई, फैक्ट्री साफ सुथरी होनी चाहिए, तो फैक्ट्री मस्ट बी क्लीन. आई होप यू हैव जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा. आई होप आपने लिख लिया होगा. दूसरा, फैक्ट्री मस्ट बी क्लीन हो गया. दूसरा, देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज. जस्ट राइट इट डाउन. प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए. सीवेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए. तीसरा, जो पीने का पानी है वो साफ होना चाहिए. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी सेफ. बहुत ही जनरल चीजें हैं. चौथा, टॉयलेट्स अवेलेबल होने चाहिए. टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए. ऑल्सो डस्ट, फ्यूम्स, वेस्ट, उनको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए. सो ये हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए गए हैं. आई होप ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होगी. अगर नहीं की हैं, जस्ट बैक करो वीडियो को और जस्ट राइट इट डाउन. दूसरा जो प्रोविजन बनाया गया है, देखो तीन ही चीजें, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर. तो हेल्थ के बारे में हमने बात कर ली सेक्शन 11 से 20. सेफ्टी के बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 21 से 41. तो अगला जो है सेफ्टी है. सेफ्टी में जस्ट राइट इट डाउन क्विकली, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो. मशीन, सेफ्टी की बात करें तो मशीन सेफ होनी चाहिए. यूज करने के लिए मशीन सेफ होनी चाहिए. बहुत सारे हादसे इंडिया में होते हैं मशीन्स पर वर्कर्स के. ठीक है, तो मशीन्स जो होनी चाहिए वो सेफली वर्कर्स उसमें काम कर सके, ऐसी होनी चाहिए. प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए अराउंड द पार्ट्स जो कि डेंजरस हो सकते हैं, वहां पर प्रॉपर फेंसिंग की जानी चाहिए. सो प्रॉपर फेंसिंग शुड बी डन अराउंड डेंजरस पार्ट्स. तीसरा, फायर सेफ्टी मेजर्स होना चाहिए. इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ अर्थक्वेक, फायर एग्जिट होनी चाहिए वहां पर. और सिर्फ trained people should operate dangerous machine. Write it down. Only trained people should operate dangerous machines. ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया होगा. तीसरा जो प्रोविजन है वो वेलफेयर से रिलेटेड है. वो वेलफेयर से रिलेटेड है और इसका सेक्शन क्या होगा, इसके आगे वाला, यानी कि सेक्शन 42 से सेक्शन 50 तक वेलफेयर के बारे में कहा गया है. वेलफेयर में ये कहा गया है कि जो वॉशरूम्स और रेस्ट रूम्स होंगे वो अवेलेबल होने चाहिए. क्या कहा गया है वेलफेयर में, कि वॉशरूम्स होने चाहिए, रेस्ट रूम्स अवेलेबल होने चाहिए. दूसरा, जस्ट राइट इट डाउन, फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट बी प्रेजेंट. फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए. ये वेलफेयर में अगली बात कही गई है. कैंटीन्स शुड बी प्रोवाइडेड. अगर कंडीशन ये है, कैंटीन तभी प्रोवाइड होनी चाहिए इफ वर्कर आर, तो अगर कैंटीन नहीं है चलेगा, बट अगर प्लस 250 लोग हैं एक फैक्ट्री में तब तो कैंटीन होनी ही चाहिए. 250 से कम है ठीक है, हो ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर 250 से ऊपर लोग हैं, कैंटीन जरूर होनी चाहिए. ये वेलफेयर में बात कही गई है. चाइल्ड केयर भी होना चाहिए. अगर 30 से ज्यादा वुमेन वर्कर्स हैं तो वहां पर एक क्रच होना चाहिए, चाइल्ड केयर होना चाहिए, जहां पर बच्चों की देखभाल की जानी चाहिए. चौथा जो प्रोविजन है वो वर्किंग आवर्स से रिलेटेड बताया गया है. किससे बताया गया है, वर्किंग आवर्स से. तो अब भाई फैक्ट्री एक्ट 1948 कल अगर आता है तो यही प्रोविजंस आपको डिटेल में बढ़िया से लिख के आने हैं, जितना बना सकते हो उसमें. ठीक है, मैंने आपको पॉइंट बता दिया क्या लिखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि लिखना जरूरी है. अब अगला क्या होगा, सेक्शन 51 से 60, 51 टू 60. वर्किंग आवर्स से रिलेटेड कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है. मैक्स 48 आवर्स पर वीक आप काम करवा सकते हो फिर सिर्फ वर्कर से, या इतना ही वर्किंग आवर्स होने चाहिए वर्कर्स के. 48 आवर्स पर वीक, हर हफ्ते, यानी कि हर दिन, नॉट मोर देन 9 आवर्स, इतना ही होना चाहिए. एक वीकली हॉलीडे होना चाहिए विच इज यूजुअली संडे. और ओवर टाइम के लिए डबल पे किया जाना चाहिए. ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है. आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है. अगली इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है इसके अंदर वो है एनुअल लीव से रिलेटेड. ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन विद मी. अगली इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो एनुअल लीव से रिलेटेड है. एनुअल लीव के प्रोविजन में ये कहा जा रहा है कि इफ अ वर्कर, लेट्स सपोज इफ अ वर्कर वर्क्स मोर देन 240 days इन अ ईयर, 240 दिन, 365 दिन होते हैं टोटल. ठीक है, 240 दिनों से अगर ऊपर काम कर रहा है वर्कर अगर काम कर रहा है 240 दिन से ऊपर, तो दे गेट लीव विद वेजेस. they'll get leave also with wages. और 1 day leave होनी चाहिए for every 20 days worked. ये annual leave की कंडीशन है, लिख लो. 1 day leave for every 20 days worked.
हर 20 दिन के काम पे 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए दैट वर्कर्स कैन टेक. 1 day leave for every 20 days. For every क्या बोला मैंने, 1 day leave, just write it down, 1 day leave for every 20 days worked. ठीक है, ग्रेट. तो ये हो गया आपका फैक्ट्री एक्ट 1948. सो ओवरऑल जस्ट राइट इट डाउन. द फैक्ट्री एक्ट 1948, लिखो मैं बोल रहा हूं. The Factory Act 1948 protects factory workers by ensuring safe and healthy working condition, fair hours, proper wages, and welfare facilities. Again, I'm repeating. The Factory Act 1948 protects factory workers by ensuring safe and healthy working conditions, fair hours, proper wages, and welfare facilities. वही बात. ठीक है. Let's move आगे और let's talk about the next thing, which is वर्कमेन्स कॉम्पनसेशन एक्ट. सो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज वर्कमेन्स कॉम्पनसेशन एक्ट 1923. बहुत बड़े, आपको भी याद हो गया. वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट क्या कहता है कि भाई हमें फाइनेंशियल हेल्प कहीं ना कहीं वर्कर्स को प्रोवाइड करनी है, वर्कर्स को या उनकी फैमिलीज को. कब? अगर वर्कर इंजर्ड हो जाए, डिसेबल हो जाए, या मे बी उसकी भगवान ना करे वो डाई, इफ अ वर्कर डाई ड्यू टू एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क, तो उस समय उसकी फैमिली को या उस वर्कर को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जानी चाहिए. सो दैट्स ऑल दिस वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज लिख लो आप, इसका पर्पस क्या है. इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट का पर्पस लिख लो. आई एम रिपीटिंग, जस्ट राइट इट डाउन. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू वर्कर्स और देयर फैमिलीज. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू वर्कर्स और देयर फैमिलीज if the worker is injured, disabled, or dies due to an accident during work. I hope आपने नोट डाउन कर लिया होगा. जस्ट रिपीट द वीडियो, बेसिकली थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करो और फिर से सुन सकते हो अगर आप नहीं लिख पाए हो. अब सवाल ये उठता है, वर्कमैन किसे कहते हैं हम? हु इज वर्कमैन? सो वर्कमैन इज बेसिकली अ पर्सन हु इज डूइंग फिजिकल और मैनुअल वर्क इन फैक्ट्री. तो फैक्ट्री में जो भी फिजिकल वर्क कर रहा है, जो भी बंदा फिजिकल वर्क कर रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जो भी बेसिकली कंस्ट्रक्शन एरिया में जो भी बंदा फिजिकली काम कर रहा है या मैनुअल वर्क कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में जो भी काम कर रहा है, दैट्स गोना बी अ वर्कमैन. अ पर्सन डूइंग फिजिकल और मैनुअल वर्क इन फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, उसी को हम वर्कमैन कहते हैं. कॉम्पेंसेशन कब दिया जाना चाहिए? व्हेन इज कॉम्पेंसेशन गिवन? 3 कंडीशन में कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए. इन केस ऑफ इंजरी ड्यूरिंग द वर्क, काम करते समय अगर इंजरी हो गई तब कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए. डिजीज कॉज्ड बाय वर्क, अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जैसे माइंस में काम कर रहे हैं, खदान में जो काम करते हैं वर्कर्स, उनको अस्थमा हो जाता है, उनको सांस से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं. सो इफ यू हैव मे बी यू हैव सम डिजीज कॉज्ड बाय वर्क, then in that particular case also you should be given compensation. और तीसरा, कब compensation दिया जाना चाहिए? in case of death, अगर आपकी काम के दौरान डेथ हो गई या मे बी कुछ ऐसी आप पैरालाइज हो गए, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई ड्यू टू एक्सीडेंट एट वर्क, तब भी आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए. सो डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी. क्लियर? सो इस समय आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए. कॉम्पेंसेशन का अमाउंट डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर. कॉम्पेंसेशन का अमाउंट डिपेंड करता है, तो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट इट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स. यू कैन राइट इट डाउन. कॉम्पेंसेशन अमाउंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखना है साथ बाय साथ. हाँ चलाने आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी प्लीज, ठीक है मेरे साथ. सो कॉम्पेंसेशन अमाउंट, जस्ट राइट इट डाउन इन फॉर्म ऑफ वन, मे बी अ पॉइंटर, एरो बना के लिख लो कि कॉम्पेंसेशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन मंथली वेजेस, कॉमा, एज ऑफ वर्कर, कॉमा, टाइप ऑफ इंजरी. अब इंजरी कितनी सीवियर है उस पर भी तो डिपेंड करता है कितना अमाउंट देंगे, या वर्कर की एज क्या है, या मंथली वेज क्या है. एम्प्लॉयर की वहां पर ड्यूटी ये है कि उसे कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा, इवन इफ इट्स नॉट देयर फॉल्ट.
they have to give the compensation. Remember this ये employer की duty है. Just write it down, एक pointer बना के, arrow बना के. Employer's duty is to pay compensation even if it's not their fault. मे बी वर्कर की गलती हो, बट डजंट रियली मैटर. अगर वो वर्किंग एरिया में है, वर्क के दौरान हुआ है हादसा, तो कॉम्पेंसेशन देना ही देना है. तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है. लेकिन अगर वर्कर मान लो शराब पी रखी थी वर्कर ने और उस समय ये हादसा हुआ, तो वहां पर कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा. अगर वर्कर की केयरलेसनेस है, तो वहां पर कोई जो है समझौता नहीं दिया जाएगा, समझौता नहीं किया जाएगा और कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा. बट कॉम्पेंसेशन पे करना है, even even if it is not their fault, but in case of if the worker is drunk, let's say, or careless, then no compensation is given. So ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, this is all about protecting workers by giving them or basically their families financial support after work related accidents or deaths. That's all about it. Let's quickly talk about Industrial Dispute Act 1947. तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालो मेरे साथ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. और ये कब का है? एक साल पहले का, 1947. एक साल पहले किससे? फैक्ट्री एक्ट के एक साल पहले. याद करने का तरीका बताया था. नाम से ही क्लियर है, ये डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं सॉल्व करता है. कंफ्लिक्ट्स जो है, जो परेशानियां आती हैं किसी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. जस्ट राइट इट डाउन. पहला पहला पॉइंट लिखो इसमें, टू सॉल्व कंफ्लिक्ट्स. इसका पर्पस यही है इस एक्ट का, टू सॉल्व कंफ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज. और या ये भी कह सकते हैं टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, ताकि पीस वाली कंडीशन रहे, एक शांति रहे, कोई कंफ्लिक्ट ना हो. टू मेंटेन पीस इन इंडस्ट्री, ये भी लिख सकते हो आगे. नाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या होता है? व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? जस्ट राइट इट डाउन. व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इसमें लिखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बेसिकली कोई डिसएग्रीमेंट है. अब ये डिसएग्रीमेंट किसके बीच में हो सकता है? एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में हो सकता है. ये वर्कर के बीच में भी हो सकता है, जब 5 लोग साथ में काम करते हैं. ह्यूमन है, अलग अलग नेचर, अलग अलग ओपिनियन, सो आपस में भी लड़ाइयां होती हैं. और ये जो डिसएग्रीमेंट है, ये एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में हो सकता है. वेजेस के बीच में भी, वर्किंग आवर्स के बीच में भी, जॉब कंडीशंस के बीच में. सो ये हो गए आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में लिखो, अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन फर्स्ट एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स. A disagreement between first employer and workers. Second, workers and workers. Third, employers and employers. ब्रैकेट में लिख दो अबाउट वेजेस. एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स में लिख दो अबाउट वेजेस, वर्किंग आवर्स, जॉब कंडीशंस. ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आगे चलते हैं क्विकली. लेट्स टॉक अबाउट yes, let's quickly talk about key features. अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? Let's quickly talk about the features of Industrial Dispute Act 1947. सबसे पहले फीचर्स में हम इसके टाइप समझ लेते हैं. टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स. जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं. टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स. देखो, दो तरीके के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. एक होता है इंडिविजुअल डिस्प्यूट, लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू. और एक होता है कलेक्टिव डिस्प्यूट, जो जहां पर मैं लिख सकता हूं, मैं लिख भी रहा हूं, बाकी मैं बोल रहा हूं, यू कैन राइट इट डाउन. दो तरीके के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. एक होता है इंडिविजुअल डिस्प्यूट, एक होता है कलेक्टिव डिस्प्यूट. इंडिविजुअल डिस्प्यूट का नाम से ही क्लियर है. अगर एक ही वर्कर के साथ कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो मे बी लाइक रॉन्गफुल टर्मिनेशन और समथिंग लाइक दैट, तो वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट होगा, अगर एक वर्कर के साथ कंफ्लिक्ट है. लेकिन अगर जो कंफ्लिक्ट है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो पूरे के पूरे ग्रुप से आ रही है, जैसे स्ट्राइक में होता है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स के साथ अगर कंफ्लिक्ट आ रहा है, then that's going to be a collective dispute. Obviously, if you are having dispute with one person, it's going to be individual. If you are having dispute with a group of people or group of workers, then it is a collective dispute. तो पहला फीचर हो गया. टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट ये हो सकते हैं आपके, इंडिविजुअल हो सकता है, कलेक्टिव हो सकता है. अथॉरिटीज अंडर द एक्ट. कौन कौन सी अथॉरिटीज है इस एक्ट के अंतर्गत? ये सारी चीजें आपके लिए कंटेंट का काम कर रही हैं, आप यही लिखोगे कल. ठीक है? तो अथॉरिटीज क्या है इस एक्ट के अंदर अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज आती हैं? तो इस एक्ट में बहुत सारी अथॉरिटीज आती हैं. वर्क कमिटी होती है. तो एक वर्क कमिटी होती है जिसमें वर्कर्स
और एम्प्लॉयर्स होते हैं हु बेसिकली सॉल्व दीज माइनर इश्यूज, छोटे छोटे अगर मसले हो जाए तो वो वर्क्स कमिटी हो गई। दूसरी अथॉरिटी अंडर द एक्ट है कॉन्सिलेशन ऑफिसर। Conciliation officer basically tries to bring both parties to an agreement. एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों ही पार्टी को अग्रीमेंट में लाने की कोशिश करता है, या अगर वर्कर के बीच में है, वर्कर के बीच में है, तो उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो होता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर। देन तीसरी अथॉरिटी है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट जो है वो बेसिकली बनाई गई है टू डील विद इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स। देन वी हैव इंडस्ट्रियल। इतना आपके कोर्स में होगा भी नहीं जितना मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब याद करने के लिए भी आसान है। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। इनको बड़ा बोल्ड करके लिख के आना, ठीक है? एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको इसके कि आपको बहुत कुछ आता है एग्जामिनर से। ऐसे स्मार्टली वर्क करो, जो आता है उसको फिर बढ़िया से दिखाओ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, जो नहीं आता उसको मत दिखाओ, उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखो, जो आता है उसको बड़ा बड़ा लिखो भाई, अंडरलाइन करके आओ। ऐसे स्मार्टली वर्क करना है आपको। अगली अथॉरिटी है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो कि हैंडल करती है मेजर डिस्प्यूट्स विच आर रिलेटेड टू वेजेस, बोनस। तो ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने के लिए वी हैव इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और एक होती है नेशनल ट्रिब्यूनल। नेशनल ट्रिब्यूनल जो है ये बेसिकली दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जहां पर आपको डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व होने लगे, देन दैट बिकम्स अ नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तीसरा फीचर इस एक्ट के बारे में जो होगा वो होगा अबाउट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। क्लियर है ये चीज? अगर ये कंफ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाए तो वर्कर्स जो है वो काम करना बंद कर देंगे और वो प्रोटेस्ट करने लगेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइक। वर्कर्स स्टॉप वर्क टू प्रोटेस्ट, दैट इज व्हाट स्ट्राइक इज। लॉकआउट का मतलब है इंप्लॉयर स्टॉप्स वर्कर्स फ्रॉम एंटरिंग फैक्ट्री। लॉकआउट का मतलब है लॉक कर दी। क्या लॉक कर दी? फैक्ट्री लॉक कर दी। तो अगर इंप्लॉय बंद कर दे, सॉरी इंप्लॉयर बंद कर दे वर्कर्स का आना फैक्ट्री में, सो उसे हम लॉकआउट कहते हैं। लॉकआउट में लिख लो ये, एम्प्लॉयर स्टॉप्स वर्कर्स फ्रॉम एंटरिंग फैक्ट्री एंड बोथ आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग कॉन्सिलेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स। ये भी नोट पॉइंट में लिख लो, बोथ आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग कॉन्सिलेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स। तो आई होप आपको क्लियर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में, कि इट हेल्प्स प्रिवेंट एंड सॉल्व इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, और कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो इंडस्ट्रीज की बाय प्रोवाइडिंग लीगल वेज टू हैंडल डिस्प्यूट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हेडिंग लिख लिया आपने, इस पे पर्पस लिखो इसका क्या है। ठीक है, किस लिए एक्ट को बनाया गया है, मोटा मोटा इस एक्ट के बारे में मैं बता रहा हूं। लिखो, टू इंश्योर दैट वर्कर्स गेट फेयर एंड मिनिमम वेजेस फॉर द वर्क दे डू। टू इंश्योर दैट वर्कर्स गेट फेयर एंड मिनिमम वेजेस फॉर द वर्क दे डू एंड आर नॉट अंडरपेड, एंड आर नॉट अंडरपेड। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ये कहता है कि जो वर्कर्स हैं इनको सही पैसा मिले अकॉर्डिंग टू द जो भी वो काम कर रहे हैं, ओके, काम के हिसाब से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उनको। तो ये एक्ट ये ही इंश्योर करता है कि वर्कर्स को सही पैसा मिले, सही वेजेस मिले, या वो कम से कम वेजेस मिले जो उनको मिलनी चाहिए फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग। कहीं ऐसा ना हो कि वो अंडरपेड हो। सो ये एक्ट जो है ये इसीलिए बनाया गया टू प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स सो दैट दे कैन गेट फेयर एंड मिनिमम वेजेस। आई होप ये क्लियर है। सो इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें, सो हेडिंग डालो फीचर्स। फीचर्स में लिखो नंबर वन, फीचर्स में लिखो नंबर वन, फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका इस एक्ट का, फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। सो फिक्सिंग मिनिमम वेजेस में लिखो, गवर्नमेंट सेट्स government sets minimum wages for different types of jobs and regions. For different types of jobs and regions. Just write it down first. दूसरा पॉइंट लिखो, wages can be fixed daily, weekly or monthly.
ठीक है, तो ये हम किस में लिख रहे हैं, फिक्सिंग मिनिमम वेजेस में। की फीचर्स का पहला पॉइंट है मिनिमम वेजेस को फिक्स करना। गवर्नमेंट ने बेसिकली मिनिमम वेजेस बना रखी है, सेट कर रखी है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड रीजंस। तो वेजेस दे कैन बी फिक्स्ड डेली, वीकली और मंथली। दूसरा फीचर जो है इस एक्ट का, वेजेस कौन डिसाइड करता है, तो दूसरा फीचर लिखो, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फिक्स वेजेस। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड सिंपल सी बात है, जस्ट राइट इट डाउन, सुबह रिवाइज करना। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फिक्स वेजेस बेस्ड ऑन जॉब टाइप, बेस्ड ऑन जॉब टाइप, लोकेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप बोल रहे हो कि कैसा बच्चों की तरह एक्सप्लेन कर रहे हो, टाइम कम है, इस तरीके से ही आपको समझ में आएगा। तीसरा फीचर लिखो, टाइप्स ऑफ वेजेस। तीसरा फीचर लिखो, टाइप्स ऑफ वेजेस। तीसरा फीचर लिखो, टाइप्स ऑफ वेजेस। टाइप्स ऑफ वेजेस में तीन लिखो। एक होती है मिनिमम वेजेस, ये सब कंटेंट में देख रहा हूं जो आपको लिख के आना है। एक होती है फेयर वेजेस, एक होती है लिविंग वेजेस। लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि ये तीनों क्या होती है। मिनिमम वेजेस मतलब द लीस्ट अ वर्कर मस्ट बी पेड, कि कम से कम इतना तो पे करना ही है वर्कर को जो वो काम कर रहा है उसके लिए। फेयर वेजेस होती है स्लाइटली हायर, जितना उसको मिलना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, इनफ फॉर द बेसिक नीड्स। बट लिविंग वेजेस हाई इनफ फॉर कंफर्ट एंड वेलबींग, कितना ज्यादा दे रहे हो कि वो कंफर्ट के बारे में सोच सकता है, अपनी वेलबींग के बारे में सोच सकता है। सबसे पहले मिनिमम वेजेस तो दी ही जानी चाहिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फीचर लिखो, चौथा फीचर लिखो, वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। वर्किंग आवर्स जो होना चाहिए 9 घंटे, 9 आवर्स अ डे होना चाहिए। दैट इज अ नॉर्मल वर्किंग आवर्स, 9 आवर्स अ डे। जस्ट राइट इट डाउन, नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू 9 आवर्स अ डे। इफ एक्स्ट्रा टाइम मस्ट बी पेड डबल। इफ एक्स्ट्रा टाइम मस्ट बी पेड डबल। लास्ट फीचर लिखो, जो भी है, जो भी नंबर है, लास्ट फीचर लिखो, employer not paying minimum wages, employer not paying minimum wages can be fined or punished, कैन बी फाइंड और पनिश। ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को मिनिमम वेजेस, जो भी एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को मिनिमम वेजेस नहीं देगा, जो भी कंपनी, जो भी फैक्ट्री अपने वर्कर को मिनिमम वेज नहीं देगी जितना उनको मिलना चाहिए काम के हिसाब से, उनको फाइन किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट, मिनिमम वेजेस, अंडर दिस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। पता नहीं क्या हो जाता है इसको कभी कभी, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो कंक्लूजन यही है इस एक्ट के बारे में, कि प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को इस तरीके से कि उनको हम इंश्योर करें कि भाई इस एक्ट के थ्रू कि जो वर्कर्स हैं उनको फेयर पे मिले अपने काम के लिए, एंड ऑल्सो हेल्प रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक क्विकली बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, हेडिंग डालो, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस फिक्स करने का क्या प्रोसीजर है, जस्ट राइट इट डाउन। पहला पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज। पहला पॉइंट लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज। हम बात कर रहे हैं एक प्रोसीजर की, कि कम से कम मिनिमम वेज को अगर हमें फिक्स करना है, फॉर फिक्सिंग द मिनिमम वेज व्हाट इज द प्रोसीजर। सो पहला प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी। कमिटी अपॉइंट करे, एंड गवर्नमेंट जो है वो कमिटी की कहीं ना कहीं स्थापना बोल रहा हूँ, कमिटी को कहीं ना कहीं क्रिएट करती है, गवर्नमेंट बनाती है कमिटी। और ये कमिटी और कोई नहीं होता, एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं और इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, ताकि वो अपने सजेशन दे सके। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज तो होंगे, कुछ थर्ड पार्टी के लोग भी होंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट लोग भी होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं होगा, टू गिव देयर सजेशन। तो हम एक कमिटी बनाते हैं। सो प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेज में आपको सबसे पहला लिखना है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी। कौन बनाएगा, ब्रैकेट में लिखो गवर्नमेंट फॉर्म्स कमिटी। और उस कमिटी में कौन होता है, अपने अपने फ्लो चार्ट में ऐसे बना के लिख दो, ठीक है। उस कमिटी में कौन होगा, हाइफन करके लिख दो, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज और इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ पा रहे हो ना कैसे आपको लिखना है, जैसे मैं बोल रहा हूं। जैसे मैंने पहले बोला, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू, मेरे को लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे होगे। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी, ये मैंने बोला पहला पॉइंट, कि क्या होना चाहिए,
कमिटी अपॉइंट की जानी चाहिए। ये पहला प्रोसीजर है फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेज। फिर मैंने बोला ये कमिटी कौन बनाएगा? ये कमिटी गवर्नमेंट बनाएगी। इस कमिटी में कौन होगा? इस कमिटी में एम्प्लॉयर्स होंगे, इस कमिटी में एम्प्लॉइज होंगे यानी कि वर्कर्स, और ना सिर्फ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय बट कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी होंगे टू गिव देयर सजेशन। इस तरीके से लिख लो ताकि आपको याद रहे। दूसरा पॉइंट लिखो, अब मैं लिख नहीं रहा इसमें। दूसरा जो है इसमें वो है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। फिर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होगा यानी कि गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी जिसमें ये होगा कि कितना मिनिमम वेज होना चाहिए, और फिर वो उसे पब्लिश करेगी इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर पब्लिक फीडबैक। 2 महीने के लिए वो ये करेगी। गवर्नमेंट प्रिपेयर्स अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड मिनिमम वेजेस, और फिर वो उसे कहां पब्लिश करेगी? इन द ऑफिशियल गैजेट। इन द ऑफिशियल गैजेट, ये होता है गैजेट, इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर पब्लिक फीडबैक, और वो वहां पे इसे 2 महीने के लिए रखेगी। तीसरा प्रोसीजर जो है फाइनल नोटिफिकेशन। तो आफ्टर कंसिडरिंग द सजेशन, गवर्नमेंट फिर 2 महीने के बाद मिनिमम वेजेस को फिक्स करती है और फिर वो ऑफिशियली उन्हें नोटिफाई करती है। तो थर्ड में लिखो फाइनल नोटिफिकेशन। आफ्टर कंसिडरिंग सजेशंस, आफ्टर कंसिडरिंग सजेशंस गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम वेजेस एंड नोटिफाइज देम ऑफिशियली। और चौथा जो है वो चौथा प्रोसीजर जो है रिव्यू एंड रिवीजन। मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिव्यूड, चौथे में लिखो मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड, ये याद रखना है, एंड रिवाइज्ड एट लीस्ट वंस एवरी 5 years, हर 5 साल में उसमें चेंजेस होंगे। सो मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड एट लीस्ट वंस एवरी 5 years। सो ये प्रोसीजर है फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेज। पहला अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी, फिर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होगी, फिर फाइनल नोटिफिकेशन होगा, फिर रिव्यू और रिवीजन होगा हर 5 साल पे। ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू और आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जल्दी जल्दी हम आगे चलते हैं और कवर करते हैं। ऑब्लिगेशन, सुबह इसको पढ़ लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई एम श्योर अभी पढ़ रहे हो और सुबह एक बार और पढ़ लेना, हो जाएगा। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर टू पे मिनिमम वेजेस। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर टू पे मिनिमम वेजेस। क्या ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर की रिगार्डिंग पेइंग दीज मिनिमम वेजेस? पहला पॉइंट लिखो इसमें, मस्ट पे नॉट लेस देन मिनिमम वेज। पहली ऑब्लिगेशन यही है कि भाई जो मिनिमम वेज डिसाइड है उससे कम तो पे नहीं करना है। तो पहले पॉइंट लिखो मस्ट पे नॉट लेस देन मिनिमम वेज। मस्ट पे नॉट लेस देन मिनिमम वेज, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मस्ट पे नॉट लेस देन मिनिमम वेज। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है एम्प्लॉयर की टू पे मिनिमम वेजेस। नंबर 2 लिखो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहने का मतलब सेम वेजेस मस्ट बी पेड टू वर्कर्स डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क regardless of gender, doesn't really matter male female, but you have to pay equal for equal work. So दूसरी ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर की टू पे मिनिमम वेजेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तीसरा, टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। टाइमली पेमेंट, दैट इज वेजेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम, मंथली वीकली और डेली एज पर रूल्स, बट टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। चौथी ऑब्लिगेशन है ओवर टाइम वेजेस मिलनी चाहिए। अगर भाई ओवर टाइम दे रहा है तो ओवर टाइम वेजेस मिलनी चाहिए। तो ओवर टाइम वेजेस आपको पता है क्या लिखना है इसमें, ओवर टाइम वेजेस चौथा ऑब्लिगेशन है। और पांचवा, नो डिडक्शन, नो डिडक्शंस एक्सेप्ट बाय लॉ। जो लॉ के हिसाब से वही डिडक्शन होगी। पीएफ है तो पीएफ कट रहा है, पर उसके अलावा अगर आप कोई आप बोल के कि भाई ये डिडक्शन होगा, ये बोल के काट लो कुछ, तो नहीं कर सकते। नो डिडक्शंस एक्सेप्ट बाय लॉ, नो डिडक्शंस एक्सेप्ट बाय लॉ। बहुत बढ़िया, ये भी हमने टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हेडिंग डालो अथॉरिटीज। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, अच्छी तरीके से खत्म कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ खत्म करने के लिए खत्म कर रहे हैं। यू आर राइटिंग थिंग्स डाउन और आपको समझ में आ रहा होगा। अथॉरिटीज एंड रेमेडीज, नेक्स्ट हेडिंग लिखो मेरे साथ, अथॉरिटीज एंड रेमेडीज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। क्या अथॉरिटीज हैं, क्या रेमेडीज हैं अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948? सबसे पहले हम बात करेंगे अथॉरिटीज की। अथॉरिटीज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखो अथॉरिटीज। ठीक है, अथॉरिटीज कौन कौन सी अथॉरिटीज है अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948? पहली अथॉरिटी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, जस्ट राइट इट डाउन। पहली अथॉरिटी है सेंट्रल
एडवाइजरी बोर्ड, पहली क्या हो गई, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कहीं ना कहीं इसको अपने फ्लो चार्ट में इसी इसी पॉइंट में अगर लिखना है लिख लो अपने तरीके से। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कौन बनाता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है, और ये बेसिकली एडवाइस करने के लिए बनाई गई होती है, नाम से क्लियर है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। तो ये जो बोर्ड है, ये गवर्नमेंट ने जो सेटअप किया है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ये बनाया गया है टू एडवाइस बेसिकली ऑन द फॉर्मुलेशन एंड रिव्यू और रिगार्डिंग मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स, जो कि डिफरेंट रीजन या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए बनाए गए। तो उसके ही रिगार्डिंग जो मिनिमम वेजेस है उसके ही रिगार्डिंग ये कहीं ना कहीं एडवाइस करती है ऑन द फॉर्मुलेशन एंड रिव्यू ऑफ दैट, यू नो। और इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं और कुछ गवर्नमेंट होते हैं। दूसरी जो आपकी अथॉरिटी है वो है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, हर स्टेट की एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होती है जो कि हेल्प करती है इन फिक्सिंग एंड रिव्यूइंग द मिनिमम वेजेस, जो कि एक मिनिमम वेज बनाने में कि भाई इतनी कम से कम वेज होनी चाहिए जो वर्कर्स को मिलनी चाहिए, उसको सेटअप करने में, उसको फिक्स करने में हेल्प करती है हर स्टेट की एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होती है। तीसरी अथॉरिटी जो है उसमें आते हैं इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट करती है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, इसमें लिख लो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। एंड व्हाट दे इंस्पेक्ट? दे इंस्पेक्ट वेदर द एम्प्लॉयर्स आर पेइंग द मिनिमम वेजेस। तो कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आप बोलोगे कौन देख रहा है, पे कर दो कम, नहीं, इंस्पेक्टर्स गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए। एंड दीज इंस्पेक्टर्स, तो इसमें लिख लो तीसरी अथॉरिटी इंस्पेक्टर, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, appointed by government to inspect whether the employers are paying the minimum wages. To inspect whether the employers are paying the minimum wages. और चौथी अथॉरिटी जो है वो है वेजेस अथॉरिटी। वेजेस अथॉरिटी, राइट इट डाउन। वेजेस अथॉरिटी जो है बेसिकली, सुन लो पहले, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो कि इंश्योर करता है कि जो भी रूल्स हैं मिनिमम वेजेस की, जो भी लॉज हैं वो लागू हो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, और वो फॉलो हो रही हो प्रॉपरली, प्रॉपरली रेगुलेटेड हो। तो उसके इन्फोर्समेंट के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, कि जो भी रूल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस है रिलेटेड टू दिस मिनिमम वेजेस एक्ट, वो फॉलो हो, वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली फॉलो हो। So that's wages. So that is why we have wages authority for. So it's a government official who ensures the enforcement of minimum wage laws. ठीक है? Now let's talk about remedies. So next heading डालो अब remedies. अब हम बात कर रहे हैं remedies की। तो रेमेडीज में नंबर 1 लिखो, फाइलिंग अ क्लेम फॉर अनपेड वेजेस। फाइलिंग अ क्लेम फॉर अनपेड वेजेस। फाइलिंग अ क्लेम फॉर अनपेड वेजेस, ये पहला पॉइंट लिखा आपने रेमेडीज में अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। रेमेडीज कहने का मतलब है, जैसे हमने यहां पर पहला पॉइंट देखा, फाइलिंग अ क्लेम फॉर अनपेड वेजेस। लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉयर है एंड एम्प्लॉयर इज फेल्ड टू पे द मिनिमम वेज, वो आपको मिनिमम वेज नहीं पे कर पाया, तो फिर वर्कर जो है वो वेजेस अथॉरिटी के पास जा सकता है, जो अभी हम बात कर रहे थे। वर्कर कैन अप्रोच वेजेस अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो, और वर्कर्स जो है दे कैन फाइल अ क्लेम आल्सो टू रिकवर देयर अनपेड वेजेस। सो ये रेमेडीज बनाई गई है अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है? फाइलिंग अ क्लेम फॉर अनपेड वेजेस। और ये फाइल हम जो क्लेम करेंगे अनपेड वेजेस के लिए, ये हम कहां करेंगे? वेजेस अथॉरिटी के पास जाके। सो ब्रैकेट में लिख लो, वी कैन अप्रोच वेजेस अथॉरिटी इफ एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द मिनिमम वेज। वी कैन अप्रोच वेजेस अथॉरिटी इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द मिनिमम वेज। दूसरी रेमेडी में दूसरा पॉइंट लिखो, पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। अगर मिनिमम वेजेस नहीं प्रोवाइड कर पाया एम्प्लॉय, तो उस केस में फाइन्स और इवन इंप्रिजनमेंट हो सकती है। ₹500 तक का फाइन हो सकता है फॉर द फर्स्ट ऑफेंस।
लेकिन अगर वो इस ऑफेंस को रिपीट करेगा तो दे कैन इवन फेस इंप्रिजनमेंट फॉर अप टू 6 months, और बोथ कैन बी देयर, फाइन भी देना पड़ सकता है और इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। सो आई होप इसको आपने लिख लिया होगा जो भी मैं बोल रहा हूं। तो पहला पॉइंट हो गया फाइलिंग अ क्लेम फॉर अनपेड वेजेस। दूसरा आपने लिखा पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। तीसरा पॉइंट लिखो रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस, रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल बनाया गया वेजेस अथॉरिटी, उसके पास ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है कि वो जो भी वेजेस पे नहीं की गई है उसको रिकवर भी कर सकता है एम्प्लॉयर से थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट के थ्रू अगर जरूरत पड़े। और ये कहीं ना कहीं ये इंश्योर करेगा कि वर्कर्स को उनकी ड्यू पेमेंट्स मिल जाए। सो ये भी तीसरा रेमेडी बनाई गई अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस। इसमें एक लाइन लिख लो, द वेजेस अथॉरिटी हैज द पावर, wages authority has the power to recover unpaid wages, to recover unpaid wages, wages authority has the power to recover unpaid wages from the employer, from the employer through the district court if needed, through the district court if needed. So I hope आपको ये minimum wages act भी कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। Let's move आगे और let's talk about employee state insurance act, employee state इंश्योरेंस एक्ट 1948 का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हमने इसमें और मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बताया था, जब मैं सम अप बता रहा था स्टार्टिंग में ही, जब मैं समझा रहा था आपको कि डिफरेंट यूनिट्स में क्या होगा, कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है जिसको हम शॉर्ट में ESI, यही मैं बोलूंगा, ESI एक्ट 1948 का ही है ये भी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ESI जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वर्कर्स को। कब? अगर वो बीमार है, उनको कोई चोट लगी है या उनकी मौत हो गई है काम करते समय, तो उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये काम है इस एक्ट के अंतर्गत या इस एक्ट का, और उसी से रिलेटेड प्रोविजन है। सो जस्ट राइट इट डाउन, पर्पस क्या है। ESI शॉर्ट में बोल रहा हूं, ESI एक्ट 1948, ESI एक्ट 1948 provides social security to workers, provides social security to workers in case of sickness, injury or death while working, in case of sickness, injury or death while working. आगे लिखो, it aims to protect employees, it aims to protect employees and their families, and their families against financial loss, against financial loss due to illness, injury or maternity, due to illness, injury or maternity. जल्दी जल्दी हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में पहला लिखो, द ESI एक्ट, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, जस्ट राइट इट डाउन। द ESI एक्ट अप्लाइज टू फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, the ESI Act applies to factories and establishments with 10 or more employees, with 10 or more employees. तो ESI Act वहीं पर अप्लाई करता है जहां पर ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स पर जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ही कहां पर एप्लीकेबल है, इसी में अगला पॉइंट लिखो, वर्कर्स अर्निंग अ मंथली वेज, workers earning a monthly wage, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, workers earning a monthly wage of 21,000 or less, workers earning a monthly wage of 21,000 or less are eligible for ESI benefit. So कौन कौन से वर्कर्स एलिजिबल हैं इस ESI बेनिफिट के लिए? ऐसे वर्कर्स हु आर अर्निंग अ मंथली वेज ऑफ 21,000 या उससे कम, वो। दूसरा पॉइंट लिखो इसके फीचर में, both employers and employees contribute to the fund. So ये जो फंड है, दोनों ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो है इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट टू द फंड। किस फंड की मैं बात कर रहा हूँ? यही ESI, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो ये इंश्योरेंस जो मिल रहा है आपके ही पैसे से कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो इसमें
आपके पैसे से तो मिल रहा है, बल्कि एम्प्लॉयर भी कुछ देता है उसमें कुछ हिस्सा। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही इस फंड में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि आपको मिलता है एट द टाइम जब इंजरी होती है, मे बी डेथ या कुछ एक्सीडेंट हो जाए उस समय। सो बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट टू द फंड। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट के बारे में नंबर 2 में। तीसरा पॉइंट लिखो, बेनिफिट्स अंडर ईएसआई। तीसरे पॉइंट में लिखो, तीसरे फीचर में लिखो बेनिफिट्स अंडर ईएसआई। इसमें लिखो फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग सिकनेस और इंजरी। फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग sickness or injury. It provides 70% of wages. It provides 70% of wages for up to 91 days in a year. For up to 91 days in a year. Just write it down. अगला बेनिफिट लिखो, paid maternity leave for 12 weeks. Paid maternity leave for 12 weeks. या maternity leave है तो paid leave होगी वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पैसे कटेंगे। So paid maternity leave होगी for 12 weeks at full wages. At full wages. अगला बेनिफिट लिखो, कॉम्पेंसेशन फॉर वर्कर्स। ये सब तीसरे पॉइंट में ही हम बेनिफिट्स लिख रहे हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने क्या बोला, बेनिफिट्स अंडर ईएसआई, तो उसमें आपने तीसरा बेनिफिट अब लिखो, कॉम्पेंसेशन फॉर वर्कर्स। कॉम्पेंसेशन फॉर वर्कर्स who suffer permanent or temporary disablement. Who suffer permanent or temporary disablement due to work related injury. Due to work related injury. चौथा लिखो, employees are provided with, employees are provided with, जल्दी लिखना है आपको, employees are provided with medical treatment, मेरा गला बैठ गया, employees are provided with medical treatment at specifically कुछ ESIC hospitals भी बनाए गए, employed state insurance act hospitals. So employees are provided with medical treatment at ESIC hospitals or approved clinics, या दूसरे जो approved clinics है वहां पर, और approved clinics. तो आई थिंक इतने आपके कहीं ना कहीं फीचर्स जो है वो इनफ हैं इस एक्ट के अंतर्गत। ओके, आगे चलते हैं, सांस ले लूं मैं थोड़ी सी आगे चलते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिस्प्यूट एंड क्लेम सेटलमेंट। डिस्प्यूट एंड क्लेम सेटलमेंट under the employees state insurance act, under the ESI act 1948. So we have to talk about dispute and claim settlement under the employee state insurance act. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्यूट की, तो सबसे पहले सब हेडिंग डालो अब, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपने क्या डाली, डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स। टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स। अब दोस्तों तीन तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं यहां पर। एक होता है क्लेम डिस्प्यूट, एक होता है कंट्रीब्यूशन डिस्प्यूट, एक होता है मेडिकल डिस्प्यूट्स। क्लेम डिस्प्यूट तब अराइज होता है जब कोई डिसएग्रीमेंट हो ओवर मे बी द एलिजिबिलिटी या अमाउंट ऑफ बेनिफिट। तो अगर उससे रिलेटेड कोई डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो वहां पर क्लेम डिस्प्यूट होगा। लाइक सिकनेस से रिलेटेड कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है या कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, मैटरनिटी से रिलेटेड कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है, यू नो डिसेबलमेंट से रिलेटेड हुआ है, डिपेंडेंट बेनिफिट से कुछ हुआ है। सो ओवर द एलिजिबिलिटी और अमाउंट ऑफ बेनिफिट अगर कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा है, जो भी क्लेम किया है वर्कर ने, उस क्लेम से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है, वर्कर ने जो भी क्लेम किया है, ठीक है, सिकनेस के लिए क्लेम किया है या मैटरनिटी के लिए क्लेम किया है, मान लो मैटरनिटी है नहीं उसने क्लेम कर दिया तो इशू हो गया ना। तो क्लेम डिस्प्यूट्स उसी में आते हैं। क्लेम किया वर्कर ने, उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, दे आर अंडर क्लेम डिस्प्यूट्स। दूसरा है कंट्रीब्यूशन डिस्प्यूट्स। ये कब होता है, व्हेन देयर आर इश्यूज रिगार्डिंग द पेमेंट। पेमेंट से रिलेटेड
अगर इश्यूज हैं या डिस्प्यूट्स हैं, लिख लो ब्रैकेट में, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पेमेंट, वो सारे आते हैं कंट्रीब्यूशन डिस्प्यूट्स में। तीसरा मेडिकल डिस्प्यूट्स, ये तब होता है अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स हैं। पहले लिखो इस चीज को, लिख लो, इट अराइजेस इफ देयर आर कंसर्न्स अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड अंडर ईएसआई। ईएसआई के अंडर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए गए हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ कंसर्न्स हैं, सो वो सारी चीजें मेडिकल डिस्प्यूट्स में आती हैं। कि फॉर एग्जांपल ईएसआई हॉस्पिटल ने मेडिकल बेनिफिट देने से मना कर दिया, लेट्स सपोज, सो ये मेडिकल डिस्प्यूट्स में आएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका पहली चीज, टाइप ऑफ डिस्प्यूट। दूसरा पॉइंट लिखो डिस्प्यूट में, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए या सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए एक कोर्ट बनाई गई है जिसको हम ईएसआई इंश्योरेंस कोर्ट कहते हैं, लेबर कोर्ट भी कहते हैं। सो ये इसमें लिखो पॉइंट, फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर द ईएसआई एक्ट, for the settlement of disputes under the ESI Act, Employee State Insurance Court is set up. ESI Court is set up. So, for the settlement of disputes under the ESI Act, the ESI Court is set up. This court handles claims for medical benefits, compensation, or disputes about non-payment of contributions. This court handles claims for medical benefits, compensation, or disputes about non-payment of contribution. ठीक है, तीसरा फीचर लिखो, सॉरी तीसरा डिस्प्यूट लिखो, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम इसमें लिखो, claims or disputes must be settled within a specific time period, must be settled within a specific time period, which depends on the nature of dispute, which depends upon the nature of dispute. जैसे मेडिकल डिस्प्यूट्स हैं, तो उसको हम तुरंत क्विकली रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि वर्कर की हेल्थ अफेक्ट ना हो। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन अपॉन द नेचर ऑफ डिस्प्यूट। सो ये हो गया अबाउट डिस्प्यूट। Then let's talk about claim statement under the ESI Act 1948. So now we are talking about claim statement under the ESI Act. So claim statement में पहला पॉइंट लिखो, फाइलिंग अ क्लेम। फाइलिंग अ क्लेम, क्लेम को फाइल करने की बात। इसमें लिखो, द एम्प्लॉय और देयर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट की बात हम तब करेंगे जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाए। द एम्प्लॉय और देयर डिपेंडेंट, ब्रैकेट में लिखो, इन केस ऑफ डेथ। नोट्स इस तरीके से मैंने सिंपल भाषा में आपके लिए बनाए हैं ताकि आप आसानी से कल रिवाइज करो तो आपको याद आ जाए। सो द एम्प्लॉय और देयर डिपेंडेंट, पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं फाइलिंग अ क्लेम में, द एम्प्लॉय और देयर डिपेंडेंट, ब्रैकेट में लिखो, इन केस ऑफ डेथ, ब्रैकेट क्लोज्ड, must file a claim, must file a claim with the ESIC, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में बोल रहा हूं, must file a claim with the ESIC for benefits under the act, for benefits under the act। आगे लिखो, the claim can be filed, the claim can be filed for sickness benefit, for sickness benefit, maternity benefit, disablement benefit। अगला पॉइंट लिखो, claims for sickness benefit must be filed, claims for sickness benefit must be filed within 3 months from the date the sickness begins। Claim for sickness benefit must be filed within 3 months from the date the sickness begins। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो दोस्तों। और अगला पॉइंट लिखो, claims for disablement and death must be filed within 6 months। Claims for disablement and death must be filed within 6 months।
आई थिंक 3 या 4 पॉइंट हमने लिख लिए फाइलिंग अ क्लेम में. नेक्स्ट लिखो क्लेम सेटलमेंट में पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 था फाइलिंग अ क्लेम, उसमें सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया. पॉइंट नंबर 2 लिखो क्लेम प्रोसीजर. क्लेम का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि भाई अगर सिकनेस या इंजरी है तब तो लेट्स सपोज एम्प्लॉय मान लो इंजर हो गया या बीमार पड़ गया, सो अगर उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है डॉक्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज बाय द ईएसआईसी, तो दे कैन शो इट. दैट्स हाउ दे कैन claim. And the employee submits a certificate to the SI branch office to initiate the claim process. You can just write it down. Claim procedure mein pehla point, when an employee is injured, or falls ill, they must get a medical certificate. They must get a medical certificate from a doctor recognized by the ESIC. Recognized by the ESIC. And then submit the certificate. And then submit the certificate to the ESI branch office. To the ESI branch office to initiate the claim process. To initiate the claim process. अगला पॉइंट देखो, for maternity benefit. For maternity benefit, the employee must submit a claim. The employee must submit a claim at least 4 weeks before the expected date of delivery. At least 4 weeks before the expected date of delivery. The expected date of delivery. अगला पॉइंट लिखो इसमें, पेमेंट ऑफ क्लेम्स. पेमेंट ऑफ क्लेम्स. पेमेंट ऑफ क्लेम्स. पेमेंट ऑफ क्लेम्स में पहला पॉइंट लिखो, once a claim is approved, the employee will receive 70% of their wages. The employee will receive 70% of their wages for the specified period. For the specified period in case of sickness and disablement. In case of sickness and disablement. अगला पॉइंट लिखो इसी में, पेमेंट ऑफ क्लेम्स में ही, द मैटरनिटी बेनिफिट इज पेड. The maternity benefit is paid at the employee's full wage for up to 12 weeks. The maternity benefit is paid at the employee's full wage for up to 12 weeks. So I hope आपको क्लियर है कि जो disputes and claims हैं under the Employees State Insurance Act, they are basically resolved through a clear legal process, जिसमें आपकी ESI कोर्ट आती है, और जिसे हम ESI कोर्ट और एपीलेट अथॉरिटी भी कहते हैं. Employees जो हैं, they can claim benefit for sickness, they can claim benefit for injury, maternity और death. और जहां पर भी कोई डिसएग्रीमेंट होगा, दे कैन अपील द डिसीजन एज वेल. तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, ये इंश्योर करता है कि जो वर्कर्स हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं, उनको एडिक्वेटली कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया जा सके अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या एक्सीडेंट्स होते हैं तो. नाउ लेट्स मूव आगे एंड लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952. जल्दी जल्दी करते हैं. आई होप आप मेरे साथ बोर नहीं हो रहे होगे और जल्दी जल्दी चीज़ें नोट करो, क्योंकि इसके बाद लास्ट टॉपिक है वो हम ख़त्म करेंगे. और आई थिंक इनफ है ये. इंपॉर्टेंट हमने सारे एक्ट्स कवर कर लिए हैं कहीं ना कहीं. फिर आप सुबह एक बार रिवाइज कर लेना, और अपनी तरफ से अगर कुछ चीज़ें आपको पढ़नी हो, कैन जस्ट स्टडी देम. एंड या
अभी तक अगर अगर आप वीडियो में हो, पढ़ रहे हो, मेरे साथ नोट बना रहे हो, तो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करो। अब कुछ दिन की मेहनत है, फिर आप जिम करना स्टार्ट कर दोगे अपना। जिम तो अभी भी कर रहे होगे, बट थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होगे बीच में। तो बस 2-3-4 दिन की मेहनत है, उसके बाद फिर से आप मज़े से बढ़िया अपना जिम करो और घूमो फिरो, फिर से पेपर आए, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। बट फिलहाल ये जो मेहनत है बस कल तक की है, इसके बाद पेपर आसान आसान सब कवर हो जाएगा। अब मैं जल्दी ही वीडियोस कहीं ना कहीं अपलोड कर दूंगा। तो मेरे भी एफर्ट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लोज फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। और लास्ट सेमेस्टर है आपका, तो कहीं ना कहीं आपसे जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ही अच्छा है। सो लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952। सबसे पहले आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है ये 1952 का, इस बात इसका जो पर्पस है, ये कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियली सिक्योर बनाना है एम्प्लॉय को, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास कुछ ना कुछ पैसा रहे। रिटायरमेंट के बाद या कुछ इमरजेंसीज आ गई, जैसे बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, इवन घर बना रहे हैं, तो वहां पर वो अपना पीएफ खोल सकते हैं, अपना पीएफ निकाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक कंपलसरी होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, नॉर्मली हर कंपनी आजकल पीएफ कटता ही कटता है। कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से होता है आपके लिए, कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से, यानी कि आपकी सैलरी से ही पहले ही कट जाता है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आने से पहले। और वो एज एज ए पीएफ आपके में हर मंथली वो है, वो जो है कहीं ना कहीं एलोकेट होता रहता है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो इन केस ऑफ इलनेस, एक्सीडेंट या डेथ, या रिटायरमेंट के बाद भी। सो यही है एम्प्लॉय, यही है प्रोविडेंट फंड। सो इसके पर्पस में लिखो, एम्प्लॉय हेडिंग आपने डाल दी होगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952। पर्पस में लिखो इट इट हाँ, लिखो ईपीएफ एक्ट 1952 is aimed at providing financial security to employees, is aimed at providing financial security to employees after retirement or in case of emergencies like illness, accident, or death. The act mandates a compulsory provident fund. The act mandates a compulsory provident fund for employees working in industries, for employees working in industries, ensuring they have a savings scheme, ensuring they have a savings scheme to fall back on in their old age, to fall back on in their old age. जस्ट राइट इट आउट, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, आप इसको रीड करोगे बाद में आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। अब लिखो की फीचर्स, जस्ट राइट इट आउट जल्दी जल्दी क्विकली। की फीचर्स में लिखो दिस एक्ट अप्लाइज टू, दिस एक्ट अप्लाइज टू, की फीचर्स पे पहला पॉइंट लिखो, दिस एक्ट अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट्स विद 20 और मोर एम्प्लॉइज। दूसरा पॉइंट लिखो इट कवर्स एम्प्लॉइज, it covers employees drawing a salary of 15,000 or less per person. तो even if your salary is 15,000 or maybe less, वहां पर भी आपका पीएफ जो है वो डिडक्ट होगा, तो उसको भी ये कवर करता है। सो इट कवर्स एम्प्लॉइज drawing a salary of 15,000 or less per month. It covers employees drawing a salary of 15,000 or less per month. दूसरा लिखो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, नहीं ऐसे लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो employee contribute 12% of their basic wage, 12% of their basic wage towards their पीएफ। तो 12% कहीं ना कहीं इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है अपनी बेसिक वेज का टूवर्ड देयर पीएफ। और इसी में लिखो employers also contribute 12%, employers also contribute 12% of the employee's basic wage, of the employee's basic wage, but part of this, but part of this ब्रैकेट में लिखो 8.33% is also contributed, is also contributed
टू द ईपीएस, बट जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसका लगभग 8% ईपीएस में जाता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, while the remaining amount it goes to provident fund. ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज है। तो ये दो फीचर हो गए। तीसरा फीचर लिखो, a portion of employer's contribution, a portion of employer's contribution is diverted to employees pension